बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं, अब जहाँ होंगे खैर वाफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और कोशिश करें नाज़रीन के दिन का आगाज़ मुस्बत इक़दाम के साथ, मुस्बत सोच के साथ किया करें। इससे ये होता है कि बाकी का दिन भी बहुत अच्छा गुजर जाता है। जैसे हम कोशिश ये करते हैं कि 2 घंटे के दौरान जितनी मुस्बत खबरें हैं वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स भी होते हैं तो वो भी मजबूरी होता है शेयर करना, लेकिन ज़्यादातर हम पॉजिटिव खबरें जो है वही अपने व्यूवर्स तक पहुँचाते हैं। तो आगाज़ में ही आज बड़ी अच्छी खबर है और हमें तो अपने वतन से दिल पाकिस्तान है, दिल पाकिस्तान है। हमें तो अपने वतन से मोहब्बत है ही है। हाँ। मगर जापान के मारूफ गुलकार हैं कीटा शूजी और इन्होंने भी अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार किया है। दिल पाकिस्तान जो मिली नगमा है बड़ा फेमस है, बचपन में हमने भी बहुत गाया है और इन्होंने गाकर भी दिल मोह लिए लोगों के। कीटा शूजी का ताल्लुक बताया जा रहा है जी जापान के तारीखी शहर क्योटो से है और इस्लामाबाद में जापानी सफ़ीर की रिहाइशगाह पर नौजवान गुलकार ने उर्दू और इंग्लिश में कई गाने गाए। बिल्कुल, उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में गाने गाए। दिल पाकिस्तान भी गाया, जिसकी जानिब लोगों की जानिब से खूब पसंद किया गया, खूब दाद समेटी इन्होंने। जापानी गुलकार की ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर भी वायरल है। ऐसी ज़मीं और आसमां इसके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान। हमने भी गा लिया। एकदम से जज्बा जाग जाता है सुनते ही पाकिस्तान की मोहब्बत में, और होनी चाहिए, अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हाइपरटेंशन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद हाइपरटेंशन की वजूहात जानना है, इसके मुतालिक आगाही देना है, आगाही फराहम करना है। रवां साल भी इस दिन का स्लोगन ब्लड प्रेशर को दरुस्त चेक करें, कंट्रोल करें और लंबी ज़िंदगी जिए रखा गया है। और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की एक मेडिकल टर्म है और डॉक्टर्स के मुताबिक ये मरज़ तेज़ी से 30 से 40 साल के दरमियान की उम्र के लोगों में फैल रहा है और बढ़ रहा है। पहले हम सुनते थे कि 50 प्लस 60 प्लस बुजुर्गों में होता है, खैर 50 प्लस में बुजुर्ग नहीं आते, 60 प्लस बुजुर्गों में होता है। लेकिन अब आप देखें कि 30 से 40 साल की उम्र के दरमियान जो लोग हैं उनको भी होना। और शहर मानो इसकी बड़ी बेसिक वजह है, जो सबसे बड़ी इसकी वजह होती है वो स्ट्रेस है, ज़हनी तनाव है। इसके अलावा अगर आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, आप अपनी नींद पूरी करें, वर्कआउट करें और परेशानियों से दूर रहें, तो इससे जो है वो आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। मुल्क की हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि ज़्यादा जो न्यू जनरेशन है ना, 30 to 40, यही होता है कि लोग स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें ज़्यादा टेंशन मुझे ये लगता है कि अब ज़रिया मौश किस तरह से कमाना है, आपने अपना फ्यूचर कैसे सेट करना है, शादी कैसे करनी है। शादियाँ आपने बहुत बड़ी कर दी हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हर चीज़ जो कहते हैं ना उसको अपने लिए अज़ियत इंसान खुद बनाता है। हमारा दीन अगेन बात इसकी इसलिए करते हैं कि इसमें हर तरह का सलूशन मौजूद है। और फिर तवक्कल इतनी खूबसूरत चीज़ है कि अगर तवक्कल सिर्फ आपका हो तो फिर आपको किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा पे छोड़ें जी अब और मेहनत जारी रखें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। टेंशन नहीं लेनी है आपने। और हाइपर टेंशन जो है इसका आलमी दिन है 17 मई, तो इसी हवाले से हमने ये खबर आप तक पहुंचाई है कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप मद्देनज़र रखें तो आप इस मर्ज़ से बच सकते हैं। तो बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं और कुछ अब मुल्की सियासत पर नज़र डालते हैं। तो मुल्की हालात कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीमी केस की समाअत हो रही है। अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई काफ़ी अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। लाइव टेलीकास्ट तो नहीं किया गया, मगर बानी पीटीआई की पेशी की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उन पर बड़े तबसरे किए जा रहे हैं। ये तस्वीर किसने लीक की है, किसने वायरल की है, इस पर तहकीकात भी की जा रही हैं। और दूसरी जानिब अदलिया के खिलाफ भी एक मुहिम शुरू हुई है। पिछले 2-3 दिन से तवातर के साथ हम देख रहे हैं फैसल वावडा समेत और भी लोग हैं जो 3-4 उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जिसमें अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अज खुद नोटिस लिया है और समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच भी बना दी है। तो मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे मौजूद हैं सीनियर सियासतदान है सैयद ज़ईम कादिर साहब। ज़ईम कादिर साहब को वेलकम करते हैं, गुड मॉर्निंग। ये मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं? एक तरफ हम देख रहे हैं क्या हम पेशियाँ हो रही हैं, उनके फैसले भी आ रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अदलिया पर जो सवालात उठाए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। देखिए यही वो केओस है जिसकी तरफ मईशत के जो बड़े नामवर हैं असातिज़ा जी वो ये कहते हैं कि ये खालिसतन आपकी मईशत के लिए नुकसानदेह होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसका वो सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। और ये केओस जो इस वक्त बचा हुआ है इस मुल्क में
इसके जो वसीतर नुकसानात हैं वो सराहियत कर रहे हैं बिल्कुल आखिरी दर्जे तक लोगों पर। तो यकीनन इसको, इस पोलराइजेशन को कम करना चाहिए, इस झगड़े को कम करना चाहिए, और ऑब्वियसली इदारों की इज़्ज़त और तकरीम करनी चाहिए। पर हमारे यहाँ रिवाज बन गया ना कि जो इदारा जिस तरह भी आपके लिए बेहतर कर रहा हो तो वो बेहतर है, लेकिन अगर वो ना करे तो फिर उसके बाद आप उसके खिलाफ गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। कहीं जजों के फैसलों पर तनकीद होती है, कहीं इदारों की हिकमत अमली पर तनकीद होती है। तो मेरे ख्याल में ये मुल्कों के लिए जहर कातिल हुआ करता है। इसको फिल फॉर, और ये किसकी जिम्मेदारी है? ये उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की क़यादतों की जिम्मेदारी है कि जब वो अपना किरदार एक कॉन्शियस तरीके से निभाएंगे और वो अप्लाई करेंगे अपने आप को नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल जो है कंसेंसस करने के लिए, तो फिर चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन वो खुद इक़्तिदार कितने भूखे हैं, उनको हर वक्त अपने इक़्तिदार को तूल देने, इक़्तिदार में आने या इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के अलावा और कोई काम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हर हद क्रॉस कर देते हैं, चाहे सो मुल्क का नुकसान क्यों ना हो रहा। तो मेरे ख्याल में ये फिल फॉर इस पे रियासत पाकिस्तान को अमल दरामद करना चाहिए और इस पोलराइजेशन को कम करना चाहिए। बिल्कुल ज़हीम साहब, बानी पीटीआई के पेशे से मुतल्लिक जो एक डेवलपमेंट हुई है कि उनकी तस्वीर किसी ने वायरल कर दी और पता नहीं चल रहा किसने की है, तो इस सारी सूरत हाल पे आपका एनालिसिस क्या है? अच्छा, मुझे पता है लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। मैं बताऊं, ढूंढ लें सर, बता दें आप। मुश्किल कुछ लोग थे जिन्होंने खींच के वहाँ लगाई थी। कोई सियासी आदमी होगा जो वकील के रूप में वहाँ बैठा होगा। अच्छा, तो इस तरह ही होता है ना, ब्रेकिंग न्यूज़। तो ये हाँ, तो ऑब्वियसली तो ये क्या इससे क्या हो जाएगा? किस जमात के थे? क्या हो जाएगा? ज़हीम साहब किस जमात के थे? मेरा सवाल उन्हीं की जमात के थे। अच्छा, अगर तस्वीर वायरल हो गई है तो इससे इतना खलबली क्यों मची हुई है? नहीं, खलबली तो कोई मेरा नहीं ख्याल मची हुई है। नहीं, मची तो हुई है। वो जो जिस जमात का आप जिक्र कर रही हैं, जिसके वो बानी है, उनका काम ही खलबली मचाना है। क्या किसी को गालियाँ देनी हो, किसी पे झूठा इल्जामात लगाने हो, किसी को करप्ट डिसऑनेस्ट कहना हो, कुछ होते भी हैं। लेकिन अगर आप हर वक्त ये काम, अब 4.5 साल जब उनकी हुकूमत थी, उन्होंने सिवाय इल्जामात लगाने के, लोगों को गाली देने के, वो तो लग रहा था कि अपोजिशन लीडर है। किया तो कुछ भी नहीं। 24,000 अरब रुपया मुल्क में आया, एक मेगा प्रोजेक्ट सामने नहीं आया। मुझे बता दीजिए अगर कोई आया हो तो ये देखिए, ये मैच्योरिटी जो है ना, ये इस कौम के कायदीन को पहले वो कहते हैं फिट फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड। तो जब आप उसको वहाँ से खराबी होगी तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका पूरी मछली में जाएगा। इसलिए जो क़यादत है ना, उनको चुनते वक्त कौम जो है वो सिर्फ थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल किया लिया करे और बार बार एक ही छेक से डसे जाने वाला जो अमल है उसको तर्क कर दे। ज़हीम साहब, ये बाकी तमाम सुप्रीम कोर्ट की समातें जो हैं वो लाइव टेलीकास्ट हुई, तो तमाम नहीं हुई ना, प्रोगेटिव है चीफ जस्टिस का। सही है। इसमें कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि आपने फलानी जो थी वो की और फलानी नहीं की। ये प्रोगेटिव है चीफ जस्टिस का। ठीक, एक क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स थे, वो बड़े मैटर्स थे इनसे। ये तो एक स्पेसिफिक पिटिशन है किसी की कि आपने ये कवानीन जो है वो गलत बनाए हैं, फाइन। तो उसके लिए ज़रूरी तो नहीं है। हाँ, अगर वो बेहतर समझते, खालिसतन प्रोगेटिव है चीफ जस्टिस का, और आप उसको डिस्कस नहीं कर सकते, उसकी मुखालफत नहीं कर सकते। यही तो वो बात है व्हेन वी क्रॉस लाइंस, कि अगर किसी का प्रोगेटिव है भी तो आप कहेंगे नहीं हमारी मर्जी का काम करो। पीटीआई है ना, हमने कह दिया हमें 1 करोड़ वोट, हमें 23 करोड़ में से 1 करोड़ वोट पड़ गया, अब इस पूरे मुल्क का हर फैसला हम करेंगे। देखिए, उनका मुझे ये बात समझ नहीं आती है। ज़हीम साहब, उनका तो ये मौक़िफ़ नहीं है ना। अच्छा, ये जो बात हम कह रहे थे तस्वीर वाला, शख्स का तायुन कर लिया गया है और वो उन्हीं का, वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात लॉ क्लर्क था जिसने ये तस्वीर लिया। उसको अब मतलब सीसीटीवी से समझ आ गई है कि किसने ली की थी। मैंने पहले कह दिया था, बाद में बता रही। तो आपने क्यों नहीं बताया हमें? हमने बता दिया। देखिए, मुझे इल्म था कि आपको इल्म होना चाहिए क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव चैनल है, यहाँ पे पता होता है। हमारे ज़राए पे भी देख लेना, तेज है, फौरी आगे फौरी। I'm impressed। हम चाहते थे कि आपके मुंह से हम सुने। I'm impressed। शौकत बसरा साहब पे भी कल इल्ज़ाम लगा हुआ था कि जो इन्होंने की है लीक, वो भी काफ़ी चहमगोइयाँ चलती रही इस हवाले से भी, और वो बाद में कहते भी रहे हैं वो कि नहीं जी मैंने तो नहीं किया ये। अरे वो तो यही कहेंगे, कह देंगे मैंने किया, इस तरह तो नहीं होता। तो ज़हीम साहब, दूसरी जानिब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं अदलिया मुखालिफ, उनका क्या मकसद है? मजम्मत करता हूँ। देखिए, क्या मकसद हासिल करना चाह रहे हैं? 2 wrongs do not make one right। सही। अगर आप किसी को बैकफुट पे करके अपनी मर्जी के कोई फैसले लेना चाह रहे हैं तो ये भी तो अच्छा अमल नहीं है ना। ये तमाम चीज़ें दुरुस्त, बेटा यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें हर एक ने दुरुस्त करनी है। एक चीज़ आपके लिए जो अच्छी है, सही है, वो मेरे लिए भी अच्छी है। जो आपके लिए बुरी है ये नहीं हो सकता कि वो आपके लिए बुरी है तो मेरे लिए अच्छी है।
इस तरह मुल्क नहीं चला ये करते। पिक एंड चूज तो फिर सारी सियासी जमातें कर रही हैं। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो क्यों इसलिए कर रही है क्योंकि सियासी जमातें है ही नहीं, इनमें वो पॉलिटिकल कल्चर तरवीज ही नहीं पा सका, क्योंकि वो प्रोसेस एवोल्यूशन का इन्होंने अडॉप्ट ही नहीं किया। सुबह उठे, किसी ने उनको लाके चीफ मिनिस्टर बना दिया, किसी ने प्लान करके वजीर आजम इमरान खान को बना दिया, और उसके बाद वो समझने लग गया कि हम वाकई इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं और 23 करोड़ में से 20 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने अपनी मर्जी के फैसले करने शुरू कर दिए और उनको इम्पोज करना शुरू कर दिया पूरी आबादी पे, सही, कि जो हम कह रहे हैं वही करो। और वो एवोल्यूशन प्रोसेस से आई नहीं, और वो पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो सफ़र तय ही नहीं किया पॉलिटिकल वर्कर्स ने। आप आज एक पॉलिटिकल वर्कर को वज़ीर आज़म बना दें, वो इस तरह की गूफअप्स नहीं करेगा। सही है। तो ज़ैन साहब, जैसे अब ये रिलीफ जिस तरह से मिल रहा है, जैसे कुछ केसेस में बरियत हुई बानी पीटीआई की, तो क्या लग रहा है कोई बड़ा रिलीफ भी मिलने जा रहा है? क्योंकि कुछ सियासतदान ये भी बातें कर रहे हैं कि ये लाडले हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि एक केस में, एक पर्टिकुलर केस में उसके एक पर्टिकुलर उसका एक पर्टिकुलर उसके का निज़ाम है, उसके हकायक है। एक दूसरा केस है, उसके और हकायक है। आप कहेंगे नहीं कि इसमें तो रिलीफ मिल गया, अब रिलीफ मिलने जा रहे हैं। भाई रिलीफ क्यों मिल रहा है किसी को यार? अगर मिल रहा तो कानून सबके लिए बराबर है ना। जब कानून की अमलदारी होगी, हर एक के लिए बराबर होगा, और जब दिया जाएगा, फैसला दिया जाएगा, तो उसको रिलीफ नहीं कहा जाएगा। मेरा इख्तलाफ इस लफ्ज़ रिलीफ से है। फैसल बाउंडा साहब कह रहे हैं कि अगर मुझ पर प्रॉक्सी का इल्ज़ाम लगा तो उसका सबूत देना होगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। यकीनन हर बात का सबूत देना चाहिए, ये हर राइट है हर शख्स का ना जी। अगर मैं आप पे कोई इल्ज़ाम लगाता हूँ तो फिर मुझे उसको प्रूफ करना पड़ेगा। ये तो कोई तरीकाकार नहीं कि आपने किसी कोर्ट को कुछ कह दिया। मैं फिर कहूँगा, कीपिंग इन व्यू माई लीगल प्रोफेशंस एटीट्यूड, जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। उनके कमेंट्स, उनके इस तरह की उनकी कोई भी गुफ्तगू जो कोर्ट में की जाए वो मैटर नहीं करती। कानून में तो मैटर नहीं करती। मैटर वो करता है जो वो फैसला सुनाते हैं। हाँ, उसमें वो जिक्र कुछ भी कर सकते हैं। उस फैसले में अगर वो लिख के ये कह दें कि ये बात है तो फाइन, फिर उसको इम्प्लीकेट करना पड़ेगा इन लेटर इन स्पिरिट। लेकिन ये मेरा ख्याल है कोई अच्छी बात नहीं है कि ओवरबोर्ड आप गुफ्तगू करें कि जनाब वहाँ ये हो रहा और वहाँ ये हो रहा, जिसका कोई कंसर्न ना हो उस पर्टिकुलर केस से जो उस वक्त मौजूद हो। And the judge should stick to the particular matter which is being discussed। आप उसके दाएं बाएं होंगे तो आप वकील को भी वल्नरेबल करेंगे और ये मेरे ख्याल में जस्टिस सर्व नहीं हो सकेगा। फैसल बाउंडा साहब कह रहे हैं कि अपनी इज्जत के लिए गर्दन कटवा दूंगा, लेकिन अपनी इज्जत पर हाथ या नहीं, उनका राइट है। वो ये कह रहे हैं तो ये उनका राइट है बिल्कुल, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी की भी इज्जत जो है उसको किसी को पामाल करने का हक है। जी बिल्कुल। अगर किसी को थ्रेट है कि मेरी इज्जत को कोई पामाल कर रहा है तो ये उनका राइट है कि उसमें। ज़ैन साहब, ओवरऑल सियासी मंजरनामे पर नजर डालें तो मौलाना फजलुर रहमान खासे नाराज नजर आते हैं, और 3 पिछले दिन उन्होंने शराइत रखी सामने कि जी हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, फौज इंतखाबात से दूर रहे। तो क्यों इतने वो गुस्से में नजर आते हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि केपी से ये हारे हैं, और केपी में तो इनको पीटीआई ने हराया। वो जो कह रहे हैं वो ये कह ही नहीं रहे कि मुझे जो है वो जितवाया क्यों नहीं गया। अच्छा। और पीटीआई को क्यों जितवाया गया है वहां से, ये भी एक नोशन है ना। सही। ये तो अगर आपने देखें, धांधली सिर्फ एक घर में नहीं हो सकती, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हो सकती। धांधली अगर होती तो क्रॉस द बोर्ड होती है ना, जिस धांधली की आप जिक्र कर रहे हैं फॉर्म 45, 47, तो केपी में क्यों नहीं हुई? केपी में भी फॉर्म 47 वाला ही हुआ सब कुछ। ऑब्वियसली। अच्छा। तो जब आप वो कहते हैं जब आप किसी की तरफ एक उंगली करते हैं ना तो 4 आपकी तरफ होती हैं। इस तरह देखें, यही बात है जब तक इस मुल्क के सियासतदान, इस मुल्क की एलीट, पॉलिटिकल एलीट ये बात नहीं समझेगी। दुनिया में बहुत जगह ही होता है, बहुत जगह ये होता है कि वो बहुत से मामला जो जिससे उनको नुकसान हो रहा होता है चुप कर जाते हैं, क्योंकि उसके बाद इवेंचुअली उसका नुकसान मुल्क को और रियासत को और सिस्टम को होता है। ज़ैन साहब, इससे पहले पर हम लोग जो है हमें इस मुल्क की पॉलिटिकल क़यादत में इतना ज़र्फ ही नहीं है। एक सवाल ले लें मुझसे। शेख रशीद साहब बड़े अरसे के बाद उनका कोई बयान सामने आया तो मैंने कहा वो भी शेयर होना चाहिए। कह रहे हैं 30 जून के बाद आप देखेंगे कि जो सियासत है उसमें बड़े जूडो कराटे होने वाले हैं। उनसे क्या होने वाला है? उनको कहीं 4 तोते रख लें और सड़क पे फाल निकाला करें। वो कहते हैं ना कि वो जिनकी उन्होंने गेट नंबर 4 की सारी जिंदगी गुलामी की और कहते रहे, उसी को आप कहेंगे, उसी को आप बुरा भला कहने लग जाएंगे, तो भाई ये तो फिर मतलब घटिया पाने माजूर। ज़ैन साहब पेशेंट को ये तो उनकी वजह ठीक होती है। उन्होंने बोला था बहुत अरसा पहले कि नून में से शीन निकलेगी।
नहीं, वो तो भी नहीं निकली ना। शायद का खान अब्बासी साहब नहीं, वो तो बहुत देर पहले छोड़ गए थे, वो तो बहुत देर उसके बाद ही निकले थे। लेकिन हमारे सामने जो बात आई उसके बाद। अच्छा, तो अभी कुछ सियासत में कोई हलचल तो नहीं होने वाली? क्योंकि हम हलचल तो है, अभी भी नजर आ रही है ना। इससे ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा होगी जब ये बजट आएगा और जो रिएक्शन आएगा लोगों का, जब आप महंगाई और बेरोजगारी को मजीद 12-15% बढ़ा देंगे, अपनी इनकॉम्पिटेंस और अपनी वो जो आपका एक जहन है कि हमने पॉलिसीज वो बनानी जिसका हमें फ़ायदा हो और एलीट को फ़ायदा हो, तो इवेंचुअली लोग तो रिएक्ट करेंगे ना। एक हद होती है, 20,000 वाला 25-30 हज़ार रुपया कमाने वाला अगर 15,000 रुपया उधार लेके अपना महीना चला रहा है, तो इवेंचुअली जब उसको 50,000 रुपया उधार लेना पड़ जाएगा तो वो कहेगा इससे बेहतर है कि मैं ये भी छोड़ूं, मैं सड़क में जाके किसी के मत्थे में लगूं और इसको बताऊं कि इस मुल्क को इस तरह नहीं चलाया जाता। तो क्या हुआ आज़ाद कश्मीर में परसों? इन्हीं सियासतदान की नाहिली है ना। कहा जा रहा है कि जो आज़ाद कश्मीर के जो टैक्स माफ किए गए हैं वो पंजाबियों पर डलेंगे। ये भी बड़ी अजीब बात है। हाँ, ये बड़ी अजीब बात सुनने में। पंजाबियों पे नहीं डलेंगे, पूरे पाकिस्तान पे डलेंगे ना। लेकिन वो टैक्स सदा पंजाबी दे रहे हैं ना, पंजाब पूरा सूबा ही दे रहा है। सिंध में तो वैसे ही टैक्सों के आपको क्या मसला है? मामला जो है ना, वो पूरा रिविजिट होना चाहिए इस मुल्क में। हमने एक पंजाब पहले से ज्यादा टैक्स नहीं दे रहा। नहीं, ज्यादा कम की बात नहीं है, ज्यादा लेना और क्रॉस द बोर्ड लेने में बहुत फर्क है। यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन दोनों मौजूद है। एक आदमी जो 15,000 20,000 रुपए कमाता है महीने का, वो जब माचिस की डब्बी लेता है तो उस पर लिखा होता है 10 रुपए प्लस टैक्स, यानी कि वो भी टैक्स पेयर बन गया ना। तो जब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेशन दोनों राय जो फाइक होंगी तो फिर कोई क्यों टैक्स देगा? और नंबर 2, जो टैक्स दे रहा है, क्या हुकूमत उसको उस टैक्स में जो रिटर्न करना है, नंबर 1 सिक्योरिटी, नंबर 2 लॉ एंड ऑर्डर, नंबर 2 बेसिक कम्युनिटीज ऑफ लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कुछ दे रही है हुकूमत वापस को, तो फिर लोग क्यों टैक्स दें? और जो लोग टैक्स देना चाहते हैं, सिम्स बंद करें जी, सिम्स बंद करें। अगर आप नहीं, वो नहीं करे, वो वायबल प्रोपोजिशन, फंडामेंटल राइट्स की वो खिलाफ बात है, वो नहीं होगा। और जिन लोगों जो लोग टैक्स देते हैं, अगर किसी का 10 लाख रुपए टैक्स बनता है और वो 10,000 रुपया दे रहा है तो वो टैक्स नहीं दे रहा। तो ये है वो चीज जो करने वाली है। बिल्कुल, इन 3 चीजों को आप दुरुस्त करें, टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने की जरूरत नहीं, शामिल है भाई। फिर वही बात आपने मेरे खिलाफ कर दी। नहीं, पूरा पाकिस्तान टैक्स नेट में है ना भाई। अच्छा, जो 10 रुपए प्लस टैक्स माचिस के दे रहा है वो टैक्स पेयर बन जाता है ना इवेंचुअली। तो ये लोग कलेक्ट नहीं कर रहे ठीक तरीके से। ये है प्रॉब्लम। जो अफसर बैठे वो रिश्वतें लेके 20,000 का टैक्स, प्लीज मेरा कमेंट ले लें। मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ कि हम सैलरी लेते हैं, उसमें टैक्स करते हैं, उसके बाद हम सिर्फ सैलरी वाला मसला है, सिर्फ सैलरी वाले से लिया जाता है, बिजली के टैक्स अलग सोर्स में कट जाता है जी, बस हर चीज में से टैक्स कट रहा है। ज़हीम साहब, अभी सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया, तो हम लोग इंशाल्लाह जो हमारा अपकमिंग सेगमेंट होगा तो उसमें हम सॉल्यूशंस भी कुछ प्रेजेंट करेंगे अपने नाजरीन को। नहीं, सॉल्यूशन मैंने आपको 3 दे दिए हैं। टैक्स नेट को, टैक्स के सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए क्या सॉल्यूशंस है, मैंने 3 सॉल्यूशन दे दिए आपको। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से 48 रुपीज तो गवर्नमेंट लेवीज है पेट्रोल पे यार। सही, वो रेडी वाला भी दे रहा है, जो वैगन पर चढ़ के जा रहा है वो भी दे रहा है। तो इसको चीज़ों को दुरुस्त करेंगे, चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी, बस सिंपल। थैंक यू सो मच साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की। तो इस कम्युनिटी को मुआशरे में हमने देखा है कि खूब कमी मिलते हैं, मजलूम कहा जाता है, मुहक्किम तबका कहा जाता है। वैसे तो पंजाब में हालिया दिनों में हमने देखा कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने पुलिस के मुकाबले में बहादुरी की और बहादुरी के जौहर भी दिखाए। वो किसी से कम नहीं है, मगर फिर भी खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसजेंडर्स को शदीद मुश्किलात और ख़तरात का सामना होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हम बात करें अगर, तो गुज़श्ता 7 वर्षों में सूबे में 128 ट्रांसजेंडर्स को कत्ल किया गया और सैकड़ों ज़ख्मी भी हुए हैं। ख्वाजा सरा के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें कौमी धारे में शामिल करने के लिए अवामी नेशनल पार्टी ने एक अहम और बड़ा इक़दाम उठाया है। उन्हें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में एक ख्वाजा सरा को डॉक्टर मोहरे मोइज़ अवान को ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ के लिए सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया है। बिल्कुल शहरबानो, और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी ख्वाजा सरा को सियासी जमात की मरकजी काबीना में शामिल किया गया है। बड़ा अच्छा इक़दाम है जी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी ख्वाजा सरा कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है, इनका ये एजेंडा है, डॉक्टर मोहरे मोइज़ अवान। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा जी, सबसे पहले तो बहुत मुबारक आपको, पहली मरतबा किसी सियासी जमात ने ट्रांसजेंडर के लिए कोई बड़ा कदम उठाया है। आपके लिए कितने बड़े एजाज़ की बात है? मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर अवामी नेशनल पार्टी की एक बहुत सिग्निफिकेंट हिस्ट्री रह चुकी है। मैं एक छोटा सा फन फैक्ट आपको बताती हुई चलूँ कि हम लोगों का इलेक्शन सिंबल लैंटर्न है, ऑयल लैंप, जिसको लालटेन कहा जाता है। जी जी जी।
और मोहतरमा फातिमा जिन्ना जब अयूब खान के ख़िलाफ़ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़ी थी तो उनका इलेक्शन सिंबल भी लैंटर्न था, यानी कि लालटेन था। सही। तो इतनी एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री के नीचे, इस अम्ब्रेला के नीचे आपको जगह मिलना, आपको पजीराई मिलना, आई थिंक ये किसी एजाज़ से कम की बात नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो ये भी बताइएगा कि ANP जमात का इंतखाब क्यों किया आपने इस सौदे के लिए, या फिर आप ANP को भी क्रेडिट देती हैं? मैं बिल्कुल ANP को क्रेडिट देती हूँ, और ANP की एक जो हिस्ट्री रह चुकी है पाकिस्तान के अंदर, वो ब्रिटिश एरा से चलती आ रही है। उनकी शुरुआत होती है बरतानवी साम्राज्य की रेजिस्टेंस करने से, ताकि हम बड़े सग़ीर पाक व हिंद के अंदर और ख़ुसूसी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर आज़ादी ला सकें। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर एक ट्रेंड है कि जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, अगर उनकी चारों सूबों के अंदर रिप्रेजेंटेशन ना हो तो उनको अक्सर औक़ात मीडिया के ऊपर लाइमलाइट या कवरेज नहीं मिलती। जबकि अवामी नेशनल पार्टी का जो मंशूर है और उनकी जो हिस्ट्री रह चुकी है, वो अक्सर औक़ात मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ लाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले की है when it comes to progressive legislation। So इसलिए मैंने ANP को चूज़ किया क्योंकि मुझे लगता है कि उनका एक ज़्यादा ठोस और मुस्बत मंशूर है, और उनकी हिस्ट्री ज़्यादा ग्राउंडेड है पख्तूनख्वा की रियलिटी के साथ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इस वक्त अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो ट्रांसजेंडर्स की तादाद कितनी है और वहाँ पर किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? देखिए, तादाद को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक हमारे पास वो आदाद व शुमार है जो नादरा की जानिब से दिए जाते हैं, उसका मतलब है कितने ख्वाजा सरा अफराद ने शनाख्ती कार्ड हासिल किए हैं ख्वाजा सरा के। इसके बरक्स हमारे पास सेंसस की या NGOs की रिपोर्ट्स होती हैं जो कि अपनी काउंटिंग के ज़रिए एक आदाद व शुमार देने की कोशिश करती हैं। तो लगभग हम कह सकते हैं कि इस वक्त इन तमाम एस्टिमेट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में नादरा की जानिब से सिर्फ 1000 शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं, लेकिन बाकी एस्टिमेट्स के मुताबिक तकरीबन सूबे के अंदर कोई 50 से 60 हज़ार ख्वाजा सरा अफराद की तादाद मौजूद होगी। सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है वो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। जिस रेट के ऊपर ख्वाजा सरा कम्यूनिटी का पिछले 10 साल में कत्ल हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो नस्ल कुशी से कम नहीं है। आई पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव फॉर यू। दुनिया में सबसे ज़्यादा मर्डर्स एल साल्वाडोर नामी एक कंट्री में होते हैं जो कि सेंट्रल अमेरिका में है। वहाँ पे 1 लाख की आबादी में से 15 अफराद कत्ल होंगे ही। दिस इज़ द हाईएस्ट मर्डर रेट इन द वर्ल्ड। पख्तूनख्वा के अंदर अगर 1 लाख ख्वाजा सरा होंगे तो उनमें से 798 to 800 कत्ल होंगे। कहाँ 15, कहाँ 800। दिस इज़ अ 50 times increase than the highest murder rate in the world। तो इस जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और फिर ख्वाजा सरा अफराद को सियासी धारे में शामिल करना ताकि वो भी आम मर्दों और औरतों की तरह एक नेशनल लाइफ का हिस्सा बन सके, ये दो हमारे सबसे बड़े प्राइम एजेंडाज हैं इस वक्त। डॉक्टर साहब, आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की हालत ज़ार के कुछ फैक्ट्स आपने बताए हैं, कुछ नुकात आपने बताए हैं। आपको क्या लगता है बाय जॉइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंस यू कैन क्रिएट? पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि जो अब एक जमहूरी रिप्रेजेंटेशन का जो एक सिलसिला है आप उसके अंदर शामिल हो गए हैं। हमारी अवाम अक्सर वक़्त कन्फ्यूज़ करती है कि जमहूरियत का मतलब मेजॉरिटेरियनिज़म है कि जी जिसके पास मेजॉरिटी है उसके पास अथॉरिटी है। जमहूरियत का ये मतलब नहीं है। जमहूरियत का मतलब ये है कि आपके मुल्क के अंदर डाइवर्स तरह तरह के लोग और अक़वाम मौजूद होंगी, उन सब की नुमाइंदगी के लिए सियासी जमातों का होना या सियासी जमातों का उनको नुमाइंदा करना। तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी अब तक एक अनरिप्रेजेंटेड पॉपुलेशन थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लेजिस्लेशन के ज़रिए और नॉमिनेशंस के ज़रिए ट्रांस कम्युनिटी को शामिल किया, और अवामी नेशनल पार्टी वो पहली जमात बनी जो कि अपने कैबिनेट के अंदर उन्होंने एक ट्रांस पर्सन को पोजीशन दी है। तो इसके दो हमारे पास नताइज होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पार्टी एक साबित कर रही है और पॉलिटिकल प्रोसेस से साबित कर रहा है कि लोगों को अब जेंडर से मावरा भी देखा जा रहा है। They are saying कि it is in your brain, not in your gender। और नंबर 2 साथ में ये बताया जा रहा है कि ट्रांसजेंडर अफराद के जो मसाइल हैं उन मसाइल का हल एक सियासी तरीके से दिया जा सकता है, इसलिए आप पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा बने और पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा बन के पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सो ये एक बहुत खुश आइन कदम है। और मुझे लगता है कि 10 साल के अंदर आप देखेंगे कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस। दैट्स ग्रेट। ये बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मेरे सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग चीज़ मेरी लाइफ में रह चुकी है वो ये कि व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमारे लिए कोई रोल मॉडल्स नहीं थे, और हमारे पेरेंट्स के लिए भी कोई रोल मॉडल्स नहीं थे। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी ज़ात को सीक्रेसी के अंदर रखा जाता था।
एक पर्दे के अंदर, एक लबादे के अंदर आपको एक जेंडर दे दिया जाता है जो कि नॉर्मली मेल जेंडर होता है कि बस अब तुमने इसी के अंदर प्रेजेंट करना है क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है। क्योंकि हम लोगों को क्या कहेंगे, हम ख़ानदान वालों को क्या बताएंगे। अक्सर औक़ात आपकी हकीकत बयान करने के लिए आपके पास वो ज़बान तक नहीं होती। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई रिमेंबर कोई ट्रांस डॉक्टर नहीं थी, कोई लॉयर नहीं थी, तो हमें खुद अपने इमेजिनेशन के अंदर अपना एक फ्यूचर कंस्ट्रक्ट करना पड़ता था कि मैं मुस्तकबिल के अंदर कैसा दिखना चाहती हूँ ताकि हम उसकी तरफ कोशा हो सके। आज जो बच्चियाँ हमारे पास ग्रो अप कर रही हैं उनके पास मिसालें मौजूद हैं, उनके पास रोल मॉडल्स मौजूद हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी हेल्दी शिफ्ट। सो जो मुझे सबसे बड़ी चेंज नज़र आती है अपनी चैलेंज के अंदर वो यही थी कि एक तखयलाती ज़िंदगी हमने गुजारी है। सही वक्त बड़ा कम है। जाते जाते कहिएगा कि हालिया दिनों में आपने पंजाब में देखा होगा कि किस तरह से ख्वाजा सराव ने हिम्मत के साथ और मुजाहरा किया और अपने जो लोग थे उनको लेके आए। इस सारे मामले को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मुजाहरे और जो सियासी प्रोसेस है वो बादशाह खान के फ़लसफ़े के मुताबिक इट शुड ऑलवेज़ बी पीसफुल, वो अमन पसंद होना चाहिए। आपको कभी भी पुलिस ऑफिशियल से वेपन्स छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो खारिया के अंदर जो कुछ हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट था और मैं दाद देती हूँ कि वहाँ की जो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर है उन्होंने एक कामयाब सालसी के जरिए, मीडिएशन के जरिए इस मसले को सॉर्ट आउट किया। बिल्कुल कामयाबी के साथ मसले को सॉर्ट आउट किया। डॉक्टर साहब बड़ी माजरत के साथ वक्त की खेले थे, जाते जाते बस वन लाइनर अगर आप बता दें कि आप लोग तो बहुत क्लियर हैं अपने मकासद के बारे में कि क्या करना है, क्या करना चाह रहे हैं आप, बाकी सोसाइटी के लिए कोई मैसेज के व्हाट अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी शुड डू, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके कॉज में? मैं बस 2-4 जुमलों के अंदर ये कहना चाहूँगी कि खुदा का बनाया हुआ बागीचा सिर्फ उसके अंदर एक तरह का फूल नहीं होता, उसके अंदर बेशतर तरह के फूल होते हैं और ये कुदरत का हुस्न है कि हम डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करें इससे डरने के बजाय। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। मोइज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, उनकी जानिब से कहना था कि बढ़ चढ़कर आगे काम करेंगे और कोशिश करें कि सारे मिलजुल कर एक साथ रहें। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं, मौसम की बात करते हैं। मुल्क भर में गर्मी की शिदत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। सिंध के बाज़ इलाकों में तो टेम्परेचर 49 सेंटीग्रेड तक पहुंच रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत बड़े शहरों में भी गर्मी बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में टेम्परेचर मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। NDMA के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अगले 25 दिन में 3 हीट वेव्स का खतरा है और इसी हवाले से आज हम बात करते हैं। बिल्कुल बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज साहब, ज़ाहिर है मई जोन में गर्मी तो होगी, ये बता दें कि कितनी शिद्दत की गर्मी पड़ने वाली है, टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा रवा हफ्ते? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, गर्मी तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हुई है, कुछ इलाकों में तो खासी तेज़, जैसे सिंध में और जनूबी पंजाब में, वहाँ तो टेम्परेचर 45-40 की रेंज में ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और कुछ इलाके जैसे दादू, जैकोबाद वगैरह में तो 47-48 तक पहुँच गया है। अब ये जो चल रही है हीट वेव की सूरत हाल है, तो ये आप कह सकते हैं कि 21-22 तक तो मतलब इस तरह से हीट वेव है, लेकिन 22 या 23 के बाद खासकर फिर 27 तक एटलीस्ट ये और ज़्यादा शिद्दत जाएंगी, हीट वेव हो जाएगी और टेम्परेचर कुछ इलाकों में 50 तक कुछ हो सकता है। सिंध की खासकर दादू, जैकोबाद, नवाबशाह, लाड़काना साइड और इसी तरह से जनूबी पंजाब में मुल्तान से नीचे नीचे जितने इलाके हैं आपके, भावलपुर हो गया, बावलनगर, रहीम खान और उधर DG खान और राजनपुर साइड और KP में DI खान वगैरह, इन इलाकों में तो 48 से 50 की रेंज में टेम्परेचर जाएंगे अगले दिनों में। इस तरह से जो सिब्बी का बलूचिस्तान का और गिरदोनवा का और नीचे बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है लसबेला और दूसरे मकरान डिस्ट्रिक्ट, उनमें भी टेम्परेचर हाई 40s में रहने का इम्कान है। तो यूँ ये जो हीट वेव कंडीशंस एक तरह से शुरू हुई हैं, इसमें ग्रेजुअली और शिद्दत आती जाएगी 22 या 23 जुलाई के बाद। तो ये 27-28 मई। सरफराज साहब, ये कहिएगा कि हीट वेव का जो ये दौरानिया बताया जा रहा है, ये 3 से 4 दिन ही रहने वाला है या ये प्रलॉन्ग करेगी सिचुएशन? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि जैसे आज 17 तारीख है तो अभी से गर्म मौसम है और ये 20 से इसकी शिद्दत होगा, तो 20 से लेकर 27 तक हीट वेव कंडीशन रहेगी। पहले हीट वेव, फिर सीवियर हीट वेव्स, मतलब 27 के बाद नॉर्मल हो जाएगा टेम्परेचर। 27 तक तो ये नॉर्मल तो खैर नहीं होगा, मई और जून तो गर्मी होता है, लेकिन ये कि 27 को फिर इम्कान है 27 के बाद कोई बारिशों का एक सिलसिला कोई पेनिट्रेट करे मुल्क के खासकर शुमाली इलाके या शुमाल मशरकी इलाके जो है उनमें, तो उसके बायस फिर कुछ रिलीफ आ सकता है अगले 2-4 दिनों में। लेकिन जाहिर है जून में गर्मी होता है तो ज़्यादा किन इलाकों के लिए?
ये पंजाब भर के मैदानी इलाके, जो खासकर आपके सेंट्रल पंजाब से नीचे का जितना एरिया है, इवन लाहौर फैसलाबाद वगैरह में भी 42 से 44 टेम्परेचर तो भी अगले 2 दिनों में होने का इम्कान है, और वहाँ भी 46 तक जा सकता है। तो तमाम ही मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ने का है और सभी जगहों में ख़तरा है, सिवाय बिल्कुल जो एक्सट्रीम नॉर्थ है आपकी केपी के नॉर्दर्न इलाके, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और इसी तरह से बलूचिस्तान के शुमाली अजला, इनको छोड़कर बाकी सभी जगहों में तेज़ गर्मी होगी। सरदार साहब, अगर नॉर्थ की हम बात करते हैं, ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों की, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पर शदीद बारिशें हैं इन्हीं दिनों में। नहीं, बारिशें कोई शदीद नहीं है, हल्की सी वेव है। आज और कल जो है बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में आंधी वांधी चलने का और हल्की बारिश है। केपी के कुछ इलाकों में बारिश है, हल्की बारिश है। आंधी वांधी तो चल सकती है और हल्की बारिश, कहीं दरमियानी बारिश, साथ में कोई कोल्ड एयर अगर पेनिट्रेट करती है तो ये आलाबारी भी हो सकती है। जीबी में है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ कुछ बारिश का स्पेल, और अदरवाइज 20 के बाद फिर एक तरह से ड्राई मौसम होगा पूरे पाकिस्तान में, ज़्यादातर इलाकों में 90% इलाकों में आप कह सकते हैं। तो जब भी तो गर्मी ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है कि क्लाउडलेस स्काइज होंगे और कोई वेदर एक्सपेक्टेड नहीं है उन दिनों में। सर फराज साहब, 2023 के बारे में कहा जाता है कि गर्म तरीन साल था ये हिस्ट्री में, तो 2024 क्या उससे ज़्यादा होने वाला है या उससे कम होगा? 2023 गर्म तरीन साल गुजरा है, तो 2024 के भी अप्रैल से कंपेयर किया जाए, मार्च को पिछले सालों के मार्च से कंपेयर किया जाए, तो इस तरह से ये 4 महीने भी गर्म तरीन ही गुजरे हैं। और 2023 आपको पता है कि अल नीनो ईयर था, तो यूजुअली अल नीनो ईयर का जो अगला ईयर होता है वो ज़्यादा गर्म गुजरता है पहले का ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह से। तो यूँ हम कह सकते हैं कि 2024 अगर 23 के को बीट ना किया उसने, तो 23 के बराबर ही गर्म रहने का इम्कान है ये भी। ठीक है सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल है और आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, इस हवाले से वो अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो नाजरीन से गुजारिश है जी, बिलखसूस जो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग हैं कि एहतियात बरतें। 27 तक बिलखसूस हीट वेव का खतरा बताया जा रहा है और टेम्परेचर कुछ इलाकों में 48 तक क्रॉस करेगा, तो और पानी पीते रहें। और जो लोग पैदल सफ़र करते हैं या फिर सफ़र करते हैं बाइक और साइकिल पे, कोशिश करेंगे कोई कपड़ा गिला करके अपने सर पर रखें ताकि हीट वेव से बचा जा सकते हैं और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और बात करते हैं कुछ सेहत की। इससे पहले भी हम सेहत की बात कर रहे थे मौसम के साथ ही, तो अब सेहत की बात आगे बढ़ाते हैं। तेज़ रफ्तार दौर में हम देखते हैं मोबाइल हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन चुका है। हम कहीं भी हो मोबाइल नहीं हम छोड़ते, दुनिया में कोई भी चीज़ छूट जाए हमसे मोबाइल नहीं हम छोड़ेंगे। तो हम लिफ्ट में हों, हम बाज़ार में हों, मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, हर वक्त देख रहे हैं मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं। कुछ नहीं है, घर बैठे हुए हैं, करने को कुछ नहीं है, नींद भी आई हुई है रात के टाइम, लेकिन मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं और स्क्रॉलिंग करते करते घंटे 2 घंटे गुजार देते हैं और इस चीज़ का हमें एहसास भी नहीं होता। और उसकी वजह से ये है कि आपकी सेहत ख़राब होती है, नींद ख़राब होती है। सर्वे के मुताबिक मोबाइल फ़ोन का आदी शख्स एक दिन में 519 इंच तक फ़ोन स्क्रॉल करता है, जो एक माह में आईफिल टावर की बुलंदी के बराबर है। जबकि यही शख्स एक साल में 3 से 5 किलोमीटर तक के बराबर फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करता है। कितना मुश्किल है ये। वैसे मैं एक सजेशन दूँ अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले कि जितनी देर तक हम लोग फ़ोन स्क्रॉल करते हैं ना, अगर सारे लोग साथ साथ वॉक करना शुरू कर दे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जब तक स्क्रॉलिंग तब तक वॉक, तो इसी पर बात करते करते गिर जाएंगे। नहीं, 3 से 5 किलोमीटर अगर डेली आप वॉक कर लें, क्या बात है, टारगेट अचीव। बात कर लेते हैं हमारे नफ्सियात डॉक्टर वजीहा जफर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करते हम लोग जो है वो इतना वक्त बिता देते हैं, नफ्सियात पर इसके क्या असरात हो रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपने टॉपिक चूज़ किया है माइंडलेस स्क्रॉलिंग, इसके ऊपर बहुत सारे जो हैं आर्टिकल्स आए हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे इसके ऊपर बात होती है, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। माइंडलेस स्क्रॉलिंग की अगर हम बात करें, हम बहुत सारी चीज़ों के नुकसान जानते होते हैं बट हम उसको सीरियस नहीं ले रहे होते। हम कह रहे होते हैं कि हम तो इतनी देर नहीं करते, हमें टाइम का अंदाज़ा नहीं होता। माइंडलेस स्क्रॉलिंग का जो सबसे नुकसानदेह पहलू है वो ये कि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप भी इसका शिकार हैं, राइट। और उसमें यह कि माइंडलेस स्क्रॉलिंग ये होता है कि जिसमें आपको आइडिया ही ना हो कि आपका ध्यान कब अनकॉन्शियसली स्क्रॉलिंग के ऊपर जा रहा है और आप घंटों उस पर गुजार रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं हम घंटों नहीं करते, हम कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रॉलिंग करते हैं। उसमें आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं अपनी लाइफ में? आप कोई काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपने 10 मिनट 15 मिनट हर थोड़ी देर बाद के लिए फ़ोन उठाया, स्क्रॉलिंग शुरू कर दी, ये भी माइंडलेस स्क्रॉलिंग होती है, राइट। अब इसके नुकसानात की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है चीज़, तो नुकसानात में सबसे पहली चीज़ आती है कि तो आप अवेयर नहीं होते, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि यू हैव अ प्रॉब्लम। सेकेंडली, आप अपने इर्द गिर्द
इन्वायरमेंट से जो हैं बहुत हद तक कॉन्शियस नहीं होते हैं, आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्क्रीन से जो ले रहे होते हैं, वो जो स्क्रीन की इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको माइंडलेस करना शुरू कर देती है, आपको अपने इन्वायरमेंट से डिटैच करना शुरू कर देती है और आपको अपने जो जनरल रियल इश्यूज हैं उनसे आप डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आपका माइंड जो है फटीग की तरफ जाता है, आपका माइंड डिस्ट्रेस की तरफ जाता है। और अक्सर आप नोट करें कि हम जब माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं तो हम बहुत टायर्ड फील करते हैं, हम थोड़ा सा रेस्ट मोड पे जाते हैं माइंडलेस स्क्रॉलिंग करने के बाद। वाई? बिकॉज आप ये देखिए, अगर आपको किसी पर्सन ने आके कोई बात की है तो उसका आपका इफेक्ट होगा, कोई सैड न्यूज़ बताई है, ठीक है। स्क्रॉलिंग में क्या है, आपने एक रोने वाली वीडियो देखी, साथ ही नीचे हंसने वाली देखी, उसके बाद आपने कोई और कंटेंट देख लिया, तो कंटेंट का आप देखिए कोई ऑर्गेनाइज कंटेंट नहीं होता, उसमें ऐसा कंटेंट आ रहा होता है जो आपके रिवार्ड सिस्टम को एक्टिव कर रहा होता है। और मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली भी जो चीज़ें हैं, जो साइकोलॉजिकल टर्म यूज़ करूँ, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो 25 साल तक जो है डेवलप होता रहता है। इसलिए आप ज़्यादातर देखें जो लोग स्क्रॉलिंग का शिकार हैं वो 25 ईयर्स की एज तक ज़्यादा लोग देखे गए हैं जो इसके आदी हो चुके हैं। एडिक्शन हम कह लें उसको, इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है। जो लोग इस एज से बाहर हैं, जिनको आदत जिन्होंने नहीं डाली, वो इजीली ओवरकम कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। आपने बताया कि कितने नुकसानात हैं और स्क्रॉलिंग मेरे ख्याल से अब तो स्मार्टफोन सबके पास हैं, उस पर ऐप्स इतनी है, ऑप्शंस इतनी है कि आप हर ऐप के ऊपर अपडेट भी रहना चाहते हैं खुद भी, तो वो आप देखते रहते हैं कुछ ना कुछ मटेरियल। तो अब बचें इससे किस तरह से, वापस पुराने फोन्स पे चले जाएं, बटन्स वाले फोन पे स्मार्टफोन छोड़ दें? वो तो बहुत मुश्किल है, अब कोई भी नहीं जाएगा। हल क्या है इसका? हाल देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं ऐड करूँगी, हमारी जो मोस्टली प्रॉब्लमेटिक चीज़ आ रही है ना, सेल्फ कंट्रोल। हमने बहुत सारी चीज़ों में ना मैनेजमेंट छोड़ दी है, सेल्फ कंट्रोल छोड़ दिया है। इसका बड़ा खूबसूरत एक हल होता है कि आप, जैसे हम डाइट भी प्लान करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा उसको डिवाइड करते हैं। आप अपने स्क्रीन टाइम पे कंटेंट को देखें, नोटिफिकेशन जो एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन हैं जो ऑफ करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं देखा, लोग कहते हैं हम जॉब काम कर रहे हैं तो काम में एक कॉल तो आएगी, फिर स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप चीज़ों को डिवाइड करें। सेल्फ कंट्रोल जब तक आपका नहीं होता, माइंडलेस स्क्रॉलिंग आपकी बिल्कुल ऐसी है जैसे आप दिन ब दिन इसमें आगे ही जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल के साथ नोटिफिकेशंस अक्सर जो है, मैंने देखा कि जो क्लाइंट्स है खुद रिपोर्ट करते हैं लोग कि हमने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दी हैं। थर्ड पे आप ये देखें कि आप किस तरह का कंटेंट ज़्यादा देख रहे हैं, उस कंटेंट को रिमूव करें। कोई कंटेंट होते हैं ना जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं हमारे लिए, हम उसको ज़्यादा देख रहे होते हैं। आप बहुत ज़्यादा ऐसे पेजेस को लाइक नहीं करें, बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्टेंट्स को रिपीटेडली मत देखें कि आपका ब्रेन रिवॉर्ड के लिए बार बार उसको ना एक नीड फील होती है ब्रेन को। वो जब तक उस रिवॉर्ड के लिए नहीं देखता उस चीज़ को, कंटेंट को, वो बार बार आपको उस चीज़ की तरफ लेके जाता है। सबसे पहले आपने देखना है कि एडिक्शन के लिए भी हम क्या कहते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते आप छोड़ें, तो टाइम लिमिट कम करें, स्क्रीन टाइम अपना चेक करते हैं, स्क्रीन टाइम कितना है। इसके अलावा ज्यादातर कौन से लोग हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं, जिन पर ज्यादा असरात हो रहे हैं सेहत के हवाले से भी ये इस्तेमाल करने से, स्क्रॉलिंग करने से? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे मैंने शुरू में बताया कि 25 से पहले जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो डेवलप हो रहा होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ज़्यादातर ओसीडी के क्लाइंट्स हमने देखे 25 से पहले बहुत क्लाइंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। 20 से 25 के, अब तो खैर कोई एज लिमिट नहीं है, छोटा बच्चा भी आजकल स्क्रॉलिंग पे लगा होता है, पेरेंट्स खुश हो रहे होते हैं कि ये तो खुद ही नीचे कर लेता है वीडियो। आप देखें कि वो इतनी स्क्रॉलिंग, छोटा बच्चा 3-4 साल का बच्चा भी स्क्रॉलिंग इतनी कर रहा होता है, थोड़ी सी वीडियो देखी नीचे कर दी, और पेरेंट्स खुश हो रहे होते हैं कि हमें तो पता ही नहीं इतनी अच्छी स्क्रॉलिंग कर लेता है, इसको कैसे आगे। तो ये वो चीज़ें जो आप हर एज ग्रुप अभी इफेक्ट हो रहा है, लेकिन 25 से पहले की जो एज है ना, 24-20 मतलब 3 ईयर से 25 तक, वो एज जो ग्रुप है, इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। और इवन कि इस हद तक इफेक्ट हो रहे हैं कि वो क्लिनिक में रिपोर्ट हो रहे हैं, छोटे बच्चे क्लिनिक में रिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि इम्पेशेंट हो जाते हैं। एडिक्शन भी है कि उसकी आदत पड़ गई, अब रह नहीं सकते। 1 मिनट भी हम देखते हैं कि लोग इसके बगैर नहीं रहते। मैंने कुछ लोगों को देखा है, इवन हम भी ये काम करते हैं, खाना खाते हुए भी हम कोई ना कोई चीज़ साथ देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं, और ये देखें कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। बच्चा बैठा होता है तो उसको खाना खा ले, वो स्क्रीन लगा देते हैं। तो हम खुद भी शिकार हो रहे हैं और अपनी जनरेशन को भी इसका शिकार कर रहे हैं। राइट, सिर्फ ये नहीं कि हम खुद ही इसका शिकार हैं। हम खुश होते हैं कि खाना तो खा लिया, अब वो खाना तो उसने खा लिया, अब जो आपने इसकी एक पैटर्न सेट कर दिया, तो ये पैटर्न हम ऐसे फॉलो कर रहे हैं जैसे ये एक ज़रूरी पैटर्न है, उसको हमने ओसीडी में डाल दिया कि कंपल्सरी हो गया उसको फॉलो करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें पैटर्न्स देखने अपनी लाइफ स्टाइल के, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं जो पैटर्न्स खराब कर रही है, और हम डिप्रेशन, एंजाइटी और इम्पेशेंट, एग्रेशन इश्यूज आ रहे हैं, इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। अगर हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा, जैसे भी आपने बताया कि 25 साल से पहले का जो एज ग्रुप है वो ज़्यादा वल्नरेबल है, और ये एग्जैक्ट वही एज है कि जिसमें आपको ज़्यादा अटेंशन की अपने करियर के हवाले से ज़रूरत होती है। आप ज़्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं ताकि फिर आप अपने करियर का जो भी टारगेट सेट किया वो अचीव कर लें। तो उस पर फिर किस तरह के जो है वो मसाइल का शिकार आप हो सकते हैं, कितना डी फोकस हो सकते हैं अपनी लाइफ में?
ये वो एज है जिसमें आपका जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, जो मेच्योरिटी की डेवलपमेंट है, वो बड़ी तेज़ी से हो रही होती है। अब उसमें जो नुकसान सबसे बड़ा होता है ना, डिसीजन मेकिंग पावर इफेक्ट होती है आपकी ट्रस्ट कॉन्फिडेंस इश्यूज आना शुरू होते हैं। वाई? बिकॉज आपने इस तरह के कंटेंट जो हैं, जो कि आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंस ही नहीं रखते, आपने अपने ब्रेन को उसके लिए ज़्यादा यूज़ किया है। आपने अपनी मेच्योरिटी लेवल जो है इस तरह की चीज़ें देखिए, उसको डेवलप नहीं होने दिया। ये वजह है कि आप देखें आजकल ज़्यादातर लोग जिन प्रोफेशंस को चूज़ कर रहे हैं, मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट ये बात करना चाहूँगी, वो कई दफ़ा उनकी पर्सनैलिटी से मैच ही नहीं कर रहे होते, बट क्योंकि उन्होंने फॉलो करना है मैथ्स को कि जो सब कर रहे हैं हमें भी वो करना है, चाहे पेरेंट्स खिलाफ हो जाए उसके, चाहे सोसाइटी अगेंस्ट हो जाए। सिर्फ यही वजह है कि हमारी डिसीजन मेकिंग पर्सनल चॉइस से हट जाती है। डॉक्टर साहब, अभी बड़ी खूबसूरत आपने मैथ्स फॉलोइंग वाली बात की। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे एक और ट्रेंड है आजकल और मैसेज इसे फॉलो कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे तरीक़ाकार हैं जिनमें व्लॉगिंग है, फिर यूट्यूब चैनल्स हैं, ब्लॉग्स हैं बिल्कुल। तो कुछ लोग फिर इसके लिए रील्स बनाते हैं और इस तरह से बहुत काम करते हैं, तो वो तो 24/7 इंगेज रहते हैं उस पर। उनके लिए कोई हेल्दी टिप, बिकॉज उन्होंने तो अपना एक रोज़गार का जरिया भी बनाना है उसे। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, ये इस तरह की चीज़ें, आई एम रियली सॉरी टू से, बट एज अ साइकोलॉजिस्ट अगेन मैं ऐड करूँगी, मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये चीज़ें हमारे अटेंशन सीकर बना देती हैं। हमें अटेंशन सीकर जब हम बन जाते हैं इस तरह, क्योंकि देखिए अगर कोई एक्टर भी है ना, वो कैमरे के सामने उससे एक्टिंग की, घर जाके वो नॉर्मल बिहेव करेगा, बट आपके हाथ में जब एक कैमरा है ऑल द टाइम, आपने अपने खाने को भी उस तरह किया। वीलॉगिंग जो कॉन्सेप्ट है, देखिए उसको इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया गया है कि वो जो देख रहा है उसको भी अपनी रियल लाइफ से दूर कर रहा है, राइट? उसकी एडिक्शन लोगों को हो रही है कि हम दूसरे की लाइफ से कंपैरिजन करें। तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं अगर हम उनको हाईलाइट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं पकड़ेंगे, और स्पेशली प्रोफेशनल्स जब इनको हाईलाइट नहीं करेंगे तो हमें एक चीज़ की, देखिए कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा जब बढ़ती है ना, एक्सीड ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है? हम जॉब, हमें पता है जॉब की टाइमिंग है, ये हमारे घर की टाइमिंग है, ये कम वक्त में बहुत ज़्यादा पैसा इससे लोग चूंकि कमाते हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल, एक चैलेंजिंग है बहुत तमाम जो हमारे नाजरीन खुद, उनके लिए भी जो ये करना चाह रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, कि वो कैसे कंट्रोल करें इन चीज़ों को। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, हमारी गोल सेटिंग पूरी हो चुकी है ना। अगर हमारी गोल सेटिंग सिर्फ पैसे हैं, हमें पैसे अर्न करने हैं, तो उसकी हम कॉस्ट क्या दे रहे हैं, कंप्रोमाइज़ क्या कर रहे हैं, पर्सनल चॉइसेस, हमारा लाइफस्टाइल, हम जो चाहते हैं हम उसको नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ पैसे को देख रहे हैं। सिर्फ मैं चीज़ ऐड करूँगी कि ये बुरी चीज़ नहीं है, बट अगेन एक्सीड ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप ये देखें कि क्या चीज़, अक्सर लोग कुछ व्लॉगर्स ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन का शिकार है, जो कि जिनको एंजाइटी का शिकार है, मेडिसिन पे है, राइट? तो वो अपनी कॉस्ट अपनी मेंटल हेल्थ को दे रहे हैं ना। हर वो चीज़ जो आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, वो नॉर्मल है, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, उसको मेंटेन करना इम्पोर्टेंट। ये मोबाइल का ये जो एडिक्शन है स्क्रॉलिंग की, ये बॉडी पर कितना खतरनाक असरात है, और हमारी बॉडी को भी इससे नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल, रिवॉर्ड सिस्टम है ना, हमें अब बेचैनी शुरू हो जाती है, हमारे रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब बच्चे को कोई लालच देते हैं ना, तो ये हमारी लालच बन गई है कि हम इसको देखेंगे, हमें खुशी महसूस होगी, तो हम जो नॉर्मल इमोशंस हैं उनको प्रोसेस नहीं कर पाती हमारी बॉडी, जिसकी वजह से मैंने अगेन मेंशन किया कि लोगों को बीपी के इश्यूज इसकी वजह से हो गए हैं, लोगों को कितने सारे जो एज से पहले इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, सिर्फ वजह यही है कि हम ब्रेन के केमिकल्स, यस, डॉक्टर वजिया साहब हम अब नॉर्मल लेवल पे केमिकल्स को कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, और बड़ी फ्रूटफुल कन्वर्सेशन रही है आपके साथ। आए हमारे नाजरीन के लिए भी ये फ्रूटफुल रही होगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते बात करते हैं पाकिस्तान के हीरो की, पाकिस्तान के फ़ख्र की। तो इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल जब्बार अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। ये मेडिकल के डॉक्टर नहीं हैं बल्कि स्पोर्ट्स और खेलों के डॉक्टर हैं, और हाल ही में इन्होंने हांगकांग में होने वाली पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की सुपर हैवी वेट कैटेगरी में 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए और आलमी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन किया। डॉक्टर साहब ने 5वीं मरतबा एशियन चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया, और इससे पहले भी वो आलमी सतह पर मुतादिद चैंपियनशिप्स और गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स साइंसेज और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर हैं, और 2004 से इंटरनेशनल सतह पर पावर लिफ्टिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो क्या बात है, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल जब्बार अदनान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। कैसा महसूस कर रहे हैं? पाकिस्तान का आपने नाम रोशन किया और अब माशाल्लाह जीत कर आए हैं, तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि आपका प्रोफेशन जो है वो आपने ये चूज़ किया, स्टडीज़ भी आपकी थोड़ी डिफरेंट है और ऊपर से आप लेक्चरर भी हैं, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज करते हैं? ये मैं कहूँगा जी कि आगे भी हमेशा यही कहता हूँ, और अब यही अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है, इसमें कोई कमाल नहीं है किसी भी किस्म का। और आपकी तरह हमेशा ही लोग ये पूछते हैं कि आप ये कैसे मैनेज करते हैं, और ये मुझे भी नहीं पता मैं कैसे मैनेज करता हूँ, ये अल्लाह की ख़ास रहमत है। और सारा मैनेज हो जाता है, पढ़ाई भी साथ में मैनेज होती है, पढ़ाना भी मैनेज हो जाता है, और स्पोर्ट्स भी मैनेज होती है। और 2004 से मैं इंटरनेशनल हूँ,
और सिंस दैट अभी तक जो है ये सारे का सारा कह लेंगे टाइम बाय टाइम जो है वो मैनेज हो ये अभी तक का पहला मुकाबला जीता आपने? नहीं जी, ये इंटरनेशनल मेरा एशिया की सतह के ऊपर जो है वो 5वां कंपटीशन है, जिसको मैं कह लेंगे 5वीं दफ़ा जो है वो चैंपियन हो रहा हूँ इसमें। कॉमनवेल्थ चैंपियन, कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियन 2 दफ़ा हो चुका हूँ माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त। नेशनल चैंपियन तो अब कह लें कि वो बेहिसाब हैं, अनगिनत हैं, और मेरे पास भी मुझे याद नहीं है मैं किस साल कितनी दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए? कोई स्पेशल प्रैक्टिस होती है? जी, प्रैक्टिस इसके लिए डाइट के बारे में बताएं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बेसिकली ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्पोर्ट्स है और आपका टोटल फोकस जो है वो स्ट्रेंथ के ऊपर और पावर डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो होता है। तो पावर डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए फिर हम उसी के मुताबिक इसकी पीरियडाइजेशन सारी की सारी करते हैं कि आपका जो टारगेटेड कंपटीशन होता है उस कंपटीशन के लिए जो है वो हम पीरियडाइज करना शुरू कर देते हैं कि किस किस फेज़ में आपने कैसे कैसे डेवलपमेंट करनी है। बेसिकली हमने पहले मसल साइज़ को गेन करके अपनी कह लें कि जो जो आपके मेजर मसल इन्वॉल्व हैं उस स्पेसिफिक इवेंट में, जैसे स्क्वाट है, बेंच प्रेस है, डेडलिफ्ट है, तो जैसा इवेंट होगा उसके मेजर मसल डेवलपमेंट के बाद हम जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं कि स्ट्रेंथ डेवलप करें, स्ट्रेंथ के बाद पावर डेवलप करें और उस पावर के एक्सप्रेशन को हम जो है ऊपर लेकर चलें। डॉक्टर साहब, इतना शौक कैसे पैदा हुआ? फैमिली में कोई ट्रेंड है पावर लिफ्टिंग का या आप अकेले अभी तक अपनी फैमिली में? पावर लिफ्टिंग बेसिकली कह लें कि हमारी फैमिली में ट्रेंड रेसलिंग का और कबड्डी का थोड़ा बहुत था। ठीक है, मेरे बड़े भाई बड़े अच्छे रेसलर थे पाकिस्तान के 90s के एरा में, और मैं कह लें कि हमारे वालिद साहब को बहुत सपोर्टिव नहीं थे स्पोर्ट्स के मामले में। लेकिन जब कह लें कि अल्लाह ने मुझे पहली दफ़ा इज़्ज़त दी, इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया, उसके बाद से मेरी बेस्ट सपोर्ट जो है वो मेरे वालिद साहब की तरफ से और बड़े भाई की तरफ से थी। तो सिंस दैट जो है वो फिर ये जर्नी चलता रहा। तो डॉक्टर साहब, हम मोटिवेशन के लिए हमारे नौजवानों को जो ये पावर लिफ्टर बनना चाहते हैं, जो और स्पोर्ट्स में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, थोड़ी अपनी कन्वर्सेशन बताएं वालिद साहब के साथ। क्या कन्वर्सेशन हुई, कैसे आपने कन्विंस किया, वो क्यों रोकते थे? फिर जब आपने पहला मेडल जीता, हमारा जो सोसाइटी में ये ट्रेंड माना जाता है कि जो बंदा स्पोर्ट्स करता है वो कुछ और नहीं कर पाता। मेरे वालिद साहब साइंस कॉलेज लाहौर के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। सही। वो खुद भी पढ़ने वाले शोबा से ताल्लुक़ रखते थे, पढ़ाने वाले शोबा से ताल्लुक़ रखते थे। तो यही नॉर्मली खुश किया, लेक्चरर बन गया। जी, बस ऐसा ही है, कह लें कि उन्हीं की खासुल खास कह लें कि तवज्जो की वजह से ये सारे मामला है। माँ बाप की दुआएं होती हैं ऐसे, अल्लाह ताला की रहमत के बाद, जिसके ज़रिए बंदा जो है आगे प्रमोट होता चला जाता है। और मेरे माँ बाप की खासुल खास दुआएं थी मेरे पीछे जी इस सारे मामले में। आपके साथ पूरे पाकिस्तान की दुआएं थी, पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया है। तो डॉक्टर साहब, इन मेडल्स के बारे में थोड़ा बताएं ना। माशाल्लाह अभी 4 मेडल्स आपके हम देख सकते हैं, तो ये कौन कौन सी कैटेगरी के थे और ये कहाँ जीते आपने? ये सर ये इसी कंपटीशन के हैं, जो रिसेंट कंपटीशन में हांगकांग में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप विन करके आए हैं, उसी के 4 मेडल्स हैं। अच्छा। स्क्वाट में, बेंच प्रेस में और डेडलिफ्ट में 3 मेजर इवेंट होते हैं पावर लिफ्टिंग के। तीनों के गोल्ड मेडल हैं और चौथा गोल्ड मेडल जो है वो हमारे पास टोटल का होता है कि इन तीनों को कह लें कि कलेक्टिव इनका जो एक्सप्रेशन आता है उसके टोटल के ऊपर फिर मेडल जो है वो बनता है। तो चौथा जो ये वाला जो बड़ा मेडल है ये इसके टोटल का मेडल है हमारे पास। जबरदस्त, उसके ऊपर लिखा भी है, पढ़ रही थी टोटल। जी अच्छा, तो अब लेक्चर भी हैं, तो आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो तो बड़े हैरान होते होंगे कि हमारे जो उस्ताद हैं वो जीत के भी आ गए हैं, लेक्चर भी देते हैं, तो किस तरह से आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो इंस्पिरेशन है उनके लिए और कह लें कि वो ट्रू सेंस में इंस्पायर होते भी हैं। इसी के नतीजे में हमारे पास जो कैटेगोरिकली वुमेन की टीम है वो बड़ी स्पीड के साथ जो है वो ग्रो कर रही है। पाकिस्तान में ओवरऑल कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है स्टंट स्पोर्ट्स का। सही। पाकिस्तान में पहले कह लें कि ऐसा जिस तरह से नहीं था। अब मेजोरिटी आप क्लब्स में, जिम्स में चला जाएं जहाँ पे बच्चे या फिटनेस के लिए आते हैं, तो मेजोरिटी जो है वो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की तरफ जो है वो फोकस करती है और कह लें कि फिटनेस को कंसीडर ज़रूर करते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ डेवलपमेट के ऊपर जो है वो मेजर साथ में फोकस होता है। स्पोर्ट्स में अच्छे पैसे मिलते हैं सर? पैसों की वो रवायती सवाल, रवायती जवाब हमारे पास ज़रूर हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम बहुत कुछ कर देंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो 20 साल हो गए हैं मुझे कहते हुए, गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे तो ये कर देंगे, लेकिन नहीं मिलती सपोर्ट। तो बस वो सर ऐसा ही मामला है। अब वो कह लें कि उम्मीदें रखना, उम्मीदें बनाना, ये सिर्फ दिल को राज़ी करने वाली बातें हैं। ज़रूर करे गवर्नमेंट। मैं कहता हूँ कि मेरी उम्र गुजर गई, 41 साल मेरी उम्र है, मैं पाकिस्तान को कई सालों से रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। आने वाले बच्चों के लिए ज़रूर डेवलपमेंट का काम करें, ठीक है? आने वाली यूथ के लिए ज़रूर डेवलपमेंट का काम करें। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें और इंफ्रास्ट्रक्चर को आम पब्लिक के लिए जो है वो आसान कर दें।
हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, हम अगर कोई कह लें कि ये बातों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो भी जाए, वो के लिए नहीं होता, वो पब्लिक एक्सेस में नहीं होता, वो एक ख़ास स्पेसिफिक लॉबी है जिनके इस्तेमाल में। तो मेरी सभी ये अरबाब इख्तियार से यही अपील है कि आप स्पोर्ट्स के कल्चर को इतना डेवलप करें कि आपकी बुराइयां खुद ब खुद साहब अपने तहीं आपने अपने कोई इनिशिएटिव लिया, कोई एकेडमी ऐसी बनाई जहाँ जी पर बिल्कुल ऐसा ही है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में कोचिंग भी करवाता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी की वुमेन वेट लिफ्टिंग टीम का मैं कोच हूँ और रिसेंटली हमने पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो हमारी पूरी की पूरी टीम ने क्लीन स्वीप किया है पंजाब यूनिवर्सिटी की, जबरदस्त विन करके आई है इधर से सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। मेल फीमेल इक्वली ट्रेनिंग करा रहे हैं? नहीं, मेरे पास फीमेल की टीम है, मेरे जो कोच हैं उनके पास मेल की टीम है। अच्छा जी, मलिक राशिद साहब हैं पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी, तो उनकी कह लेंगे सुपरविजन में मेल और फीमेल दोनों की टीम है। भी उन्हीं का शागिर्द हूं। जब्बार साहब, हम आपको मुबारक देते हैं एक दफ़ा फिर से, और मज़ीद कामयाब हो, मज़ीद पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे असल हीरो हैं। रियल हीरोज़ यही होते हैं जो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी रियल हीरोज़ हैं हम उनको सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं। और पाकिस्तान में जो है ऐसा है मेरा पाकिस्तान, और खूबसूरती लोगों में, वहाँ के कल्चर में, वहाँ के खेलों में वैसे ही बहुत। बिल्कुल शहर बानो। और जो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात डॉक्टर साहब की लगी, और जो मुझे पता चला कि अब इक्वली ख़वातीन भी इस फील्ड में आगे आ रही हैं, वरना पावर लिफ्टिंग या वजन उठाना, जोर लगाना हमेशा मर्दों से मंसूब रहा है, तो अब ख़वातीन भी आ रही हैं और पाकिस्तान की आई एम श्योर ख़वातीन भी इस फील्ड में नाम कमाएंगी, गोल्ड मेडल लेके आएंगी। इंसानों की खूबसूरती की बात की है, अब कुछ पाकिस्तान की जगहों की खूबसूरती का जिक्र करते हैं। तो पाकिस्तान में जहाँ सहरा, मतलब थर के जो सहरा है उनका तो जिक्र होता है, जो कुदरती और दिलकश मनाजिर में कोई सानी नहीं उनका। वहीं गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया का ठंडा तरीन है जी सरफारंगा सहरा, जहाँ पर सरफारंगा भी कहते हैं इसको। जी जी बिल्कुल, सरफारंगा सहरा। और जो अपनी मिसाल आप है, दुनिया के बड़े और खूबसूरत तरीन सहराओं में इसका शुमार होता है। यहाँ मौसम बहार शुरू होते ही कुदरती हुस्न से मालामाल डेजर्ट में रंग और खुशबू की एक नई दुनिया बस जाती है। इसके कुछ विजुअल्स हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी आपको बताते हैं जी कि ये सहरा जो है सतह समंदर से तकरीबन 1000 फुट की बुलंदी पर है, और दरियाए सिंध और दरियाए शिगर के संगम में सरसब्ज़ व शादाब पौधों से ढका हुआ है। सहरा में तेज़ हवाएं रेत के टीलों से जब टकराती हैं तो वो मनाजिर क्या ही खूबसूरत और काबिल दीद। और कहा जाता है कि सहरा की शाम बहुत खूबसूरत होती है, खूबसूरत मंजर पेश करती है। इस सहरा की मशहूर कुन और जो शामें हैं उनको सैंडी मंजर वो पेश करती हैं, अजीब कशिश होती है उनमें। दुनिया के बुलंद तरीन सहरा जो हैं उनमें कोल्ड डेजर्ट फेस्टिवल का इनेकाद भी किया जाता है। सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट जो रैली है इंतहाई अहम होती है, और जिसमें मुल्की और गैर मुल्की डाइवर्स जो हैं वो शिरकत करते हैं। इस फेस्टिवल में जो बल्तिस्तान की रवायती कश्ती रानी है वो भी होता है सिलसिला, तीर अंदाजी भी होती है, रॉक क्लाइंबिंग भी की जाती है, फ्री स्टाइल पोलो, मकामी सकाफती सरगर्मियाँ और म्यूज़िकल प्रोग्राम्स का भी ख़ास एहतमाम किया जाता है। सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट फेस्टिवल की तकरीबात में शिरकत के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, शिरकत करते हैं, खेलों में हिस्सा लेते हैं। ड्राइवर जो है वो अपनी महारत दिखाते हैं, और शाम का पहले जिक्र किया कि शाम जो है सैंडी शाम ठंडी हवा के साथ जो आती है उसका अलग ही मंजर होता है। दुनिया में जो लोग मुख्तलिफ व्यूज़ को देखने के लिए मुख्तलिफ जगहों का रुख करते हैं, वो तमाम चीज़ें मैं हैरान हूँ कि हमारे मुल्क में बैक वक्त मौजूद है। यहाँ पर रेतले सहरा भी हैं, ठंडे सहरा भी मौजूद हैं, तो क्या ही बात है पाकिस्तान की। और मैं ये कहता हूँ कि जी ये अभी भी अंडर एक्सप्लोर्ड है हमारे कुछ एरियाज़, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को जाना चाहिए, इनको एक्सप्लोर करें, और ये तमाम वो जगह हैं जो दुनिया भर के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान का जो टूरिज़म का सेक्टर है मेरे ख्याल से वो बड़ी ही शानदार तरक्की कर सकता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगेन बात वही है अगर इन तमाम चीज़ों में फैसिलिटीज़ को लाया जाए, वहाँ पर सयाहों को कशिश महसूस हो, आपको वहाँ पर रहने के लिए जगह मौजूद हों, होटल्स हों करीब तरीन, कि आप सहरा में गुजारा करें, या सहरा में होटल्स नहीं है तो सहरा में आप कैंपिंग करें, आपके वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम हों, तो बहुत खूबसूरती से वाकई अजीम वाला जो आइडिया है बहुत अच्छा है कि हम बहुत सारे टूरिस्ट को पाकिस्तान में मज़ीद खींच सकते हैं। जैसे अब मैंने बताया भी फेस्टिवल्स होते हैं तो मुल्की और गैर मुल्की दोनों जो लोग हैं वो ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद होते हैं, और वो इस तमाम तर फेस्टिवल का हिस्सा बनते हैं। तो प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।